आज हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक साहित्य तैयार करने में, वैज्ञानिक साहित्य को हिंदी में तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया गया, उसका क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने सर्वप्रथम शब्दावलियों का निर्माण किया और ये शब्दावलियों का निर्माण विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को, भाषा विशेषज्ञों को, सलाहकारों की एक समिति बनाई गई और जिन्होंने विज्ञान शब्दावली, कृषि शब्दावली, नृविज्ञान शब्दावली, वानिकी शब्दावली, रक्षा शब्दावली हिंदी में तैयार की। कृषि से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, रक्षा क्षेत्र के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेज़ी में जो थे, विभिन्न अन्य भाषाओं में थे, उन सबको भारतीय भाषाओं में और विशेष रूप से हिंदी में उनका निर्माण किया गया और पारिभाषिक कोश का निर्माण किया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनेक अवधारणा मूलक शब्द थे। उन शब्दों को संग्रहित करके उनके अर्थ सहित हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पारिभाषिक कोशों का निर्माण किया गया। भूविज्ञान, रसायन, गणित, मनोविज्ञान, आधुनिक भौतिकी, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व, भूगोल, अर्थनीति, वनस्पति, गृह विज्ञान, विभिन्न अनुशासनों के जो भी शब्द अन्य भाषाओं में थे, उन शब्दों का संग्रह करके उनका हिंदी में रूपांतरण किया गया, उनका हिंदी में उनके लिए हिंदी पर्याय बनाए गए। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, जो भारत सरकार का ही एक एकक है, उनके द्वारा चयनिका निर्माण का कार्य किया गया। मानव विज्ञान, भौतिकी, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान की चयनिका बनाई गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कोश निर्माण का कार्य किया गया, पारिभाषिक कोश बनाए गए, व्युत्पत्ति कोश का कार्य भी चल रहा है, उसके बृहद हिंदी कोश का निर्माण हुआ। तो अनेक हिंदी के कोशों का निर्माण किया गया और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जो नियुक्ति होती है, उनको हिंदी में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न भाषी आते हैं, तो हिंदी में कैसे सरकारी कार्य, प्रशासनिक कार्य हो, इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया जाता है। और हिंदी में कार्य करने के लिए, मौलिक लेखन के लिए, सृजनात्मक कार्य के लिए अनुदान दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अनेक केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कार्य हैं, उनके द्वारा अनेक योजनाएं हैं जिनसे हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी तरह से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, CSIR, विज्ञान की एक महत्वपूर्ण परिषद है विज्ञान के क्षेत्र में, और इनके द्वारा हिंदी में लगभग 5000 पृष्ठों में 10 खंडों में भारत की संपदा नामक सचित्र वैज्ञानिक विश्वकोश का प्रकाशन किया। ये एक बहुत बड़ा कार्य है और हिंदी में भारत की संपदा नाम से प्रकाशित हुआ है और सचित्र है, तो किसी को अगर समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो वह चित्रों के माध्यम से भी उसको समझ सकता है। इस विश्वकोश में भारत के प्राकृतिक पदार्थों, वनस्पतियों, खनिजों, प्राणियों के विषय में वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसी तरह से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा मानव के लिए उपयोगी वनस्पतियों और प्राणियों के वंश तथा जाति नामों का कोश प्रकाशित किया गया है। ये पूरा कोश हिंदी में प्रकाशित किया गया है। इस कोश में जीव विज्ञान के लगभग 1100 वंश तथा जातियों के अंग्रेजी तथा लैटिन उच्चारण
देवनागरी में दिए गए हैं, क्योंकि प्राणियों की जो जातियां हैं उनके नाम अंग्रेजी में हैं, लैटिन भाषा में हैं, तो उनका उच्चारण, क्योंकि वे नाम तो वही रहेंगे, नामों का तो हिंदी में परिवर्तन पर्याय नहीं ढूंढा गया, तो वे नाम देवनागरी में हम कैसे उच्चारित करेंगे, उनको देवनागरी में प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी एक बहुत सराहनीय कार्य रहा, महत्वपूर्ण कार्य रहा। तो इस तरह से सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकारी परिषदों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी को आगे बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए गए। अब विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। अधिकांशतः यही माना जाता है कि विज्ञान की जो पत्रिकाएं, जर्नल्स हैं, वो सब अंग्रेजी में ही होते हैं। ये सही है कि बहुत कुछ पत्रिकाएं अंग्रेजी में ही हैं और काफ़ी विश्व स्तर पर उनकी स्वीकृति भी है, परंतु हिंदी में भी अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। और ये पत्रिकाओं के प्रकाशन में सरकार का भी योगदान है, राज्य सरकारों का भी योगदान है, विभिन्न अकादमियों द्वारा, राज्य स्तर पर जो विभिन्न अकादमियां हैं, उन अकादमियों द्वारा भी हिंदी में पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। तो इस क्षेत्र में हम कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं की बात करेंगे। हालांकि 150 से ऊपर हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, रसायन के, भौतिकी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, परंतु हम कुछ पत्रिकाओं की अभी बात करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है विज्ञान प्रगति, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस पत्रिका में अनेक शोधपरक लेख प्रकाशित होते हैं, वैज्ञानिकों की जीवनियाँ भी प्रस्तुत होती हैं। और अभी 2022 में ही इस पत्रिका को सम्मानित भी किया गया है। इसी तरह से एक पत्रिका राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद द्वारा आविष्कार पत्रिका, इसमें भी हिंदी में ही लेख प्रकाशित किए जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक पत्रिका है विज्ञान क्षेत्र में, ये भी क्षितिज हिंदी की पत्रिका है। ज्ञान विज्ञान केंद्रीय आणविक अनुसंधान संस्थान, जो भारत का भाभा आणविक अनुसंधान है, बड़ा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान है, उनके द्वारा ज्ञान विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो जो विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान की विभिन्न अनुशासनों के क्षेत्र में, चाहे वे रसायन है या भौतिकी है या जीव विज्ञान है या अन्य क्षेत्र हैं, अनुशासन है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, उनमें जो जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो जो प्रगति हो रही है, समाज तक उसको पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा में इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। ऐसे ही एक पत्रिका है विज्ञान परिचय, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर से प्रकाशित होती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा कृषि से संबंधित जो शोध कार्य हो रहे हैं, उनके लिए हिंदी में पत्रिका है खेती, फल फूल, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है और जो किसान हैं वे तो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान है वो क्या क्या उसमें प्रगति हुई है, किस तरह से खेती के क्षेत्र में हम तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है हिंदी में। ऐसे ही चिकित्सा विषय में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो विभिन्न नए शोध हो रहे हैं, तो उनके लिए भी अनेक हिंदी माध्यम की पत्रिकाएं हैं। और चिकित्सा विषय की जो पहली हिंदी पत्रिका है वे 1842 में स्वतंत्रता से बहुत पूर्व प्रकाशित हुई, जिसका नाम था चिकित्सा सोपान। ऐसे ही 1881 में प्रयाग से एक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होती थी, आरोग्य दर्पण। और अब तो चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ऐसे ही विज्ञान प्रकाश एक पत्रिका है जो लोक विज्ञान परिषद दिल्ली एवं विश्व हिंदी न्यास न्यूयॉर्क के संयुक्त तत्वाधान में प्रकाशित की जाती है। एक और पत्रिका है विज्ञान गरिमा सिंधु,
ये एक त्रैमासिक पत्रिका है और इस पत्रिका में विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता है। विभिन्न अकादमियों द्वारा, विशेष रूप से जो हिंदी भाषी प्रांत है उन क्षेत्रों में जो अकादमियाँ हैं, उन अकादमियों के द्वारा वानस्पतिकी, भौतिकी, इंजीनियरी, प्राणीलोक, आयुर्विज्ञान आदि पत्रिकाओं का हिंदी में प्रकाशन किया जाता है। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अब हम मित्रों देखते हैं कि हिंदी में प्रकाशित इन पत्रिकाओं का योगदान क्या है, उनकी समाज के लिए क्या उपयोगिता है। हिंदी में होने के कारण इन पत्रिकाओं ने सामान्य पाठकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों में तार्किक, वैज्ञानिक सोच विकसित करने का कार्य किया है। कि जो सामान्य पाठक है, जो विज्ञान के विषय में नहीं जानता, जो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा है, उसके मन में वैज्ञानिक सोच एक विकसित होती है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं या अन्य अनुशासनों के विद्यार्थी हैं, उनमें भी एक वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। और जो विज्ञान के शोधार्थी हैं, जो विज्ञान क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं, उनमें भी एक तार्किक बुद्धि का, एक वैज्ञानिक सोच का विकास करने का कार्य ये पत्रिकाएं करती हैं। और जो नवागत विज्ञान लेखक हैं, उनको हिंदी में लेखन के लिए प्रोत्साहन इन पत्रिकाओं से मिलता है। क्योंकि अगर वे हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं या विज्ञान पर लिखना चाहते हैं, तो ऐसे जो नवागत विज्ञान लेखक हैं उनको इन पत्रिकाओं से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और विज्ञान के विषय में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में ये पत्रिकाएं विशेष रूप से सहायक रही हैं। तो इस तरह से हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में जो पत्रिकाएं हैं वे एक सीमित वर्ग तक, एक शिक्षित जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है, केवल वहाँ तक सीमित है। और भारत में 95% से ऊपर संख्या जो है वो अंग्रेजी पढ़े लिखे की नहीं है। तो वहाँ तक ज्ञान विज्ञान में जो प्रगति हुई है उन तक पहुँचे, उन तक विज्ञान क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह पहुँचे। तो इसलिए इन पत्रिकाओं का हिंदी माध्यम से जो प्रस्तुत की गई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में पाठ्य पुस्तकों की क्या स्थिति है, टेक्स्ट बुक्स की। क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक मिथ है, एक ये भ्रम फैला हुआ है कि जो उच्च शिक्षा है वे केवल अंग्रेजी में ही दी जा सकती है। जबकि हम विकसित संपन्न देश देखते हैं, उनकी तो पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में नहीं है। जर्मनी में सारी उच्च शिक्षा जर्मन भाषा में दी जाती है, फ्रांस में फ्रेंच में है, जापान में जापानी भाषा में, चीन में चीनी भाषा में दी जाती है। तो भारत में ही क्यों उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए, जब सभी विकसित देश अपने देश की भाषा में, अपनी राजभाषा में ही, अपनी राष्ट्रभाषा में ही पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, तो भारत में क्यों नहीं। तो ये जब एक प्रश्न उठा तो हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का कार्य स्वतंत्रता से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था, परंतु तब केवल विद्यालय स्तर पर हिंदी में पाठ्य पुस्तकों निर्माण करने का कार्य आरंभ हुआ। और 1900 आज़ादी के बाद 1967 में 1967 में एक कुलपतियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में चर्चा की गई और स्नातक और स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। उस समय ये निर्णय लिया गया कि या तो हिंदी हो उच्च शिक्षा की माध्यम या फिर अन्य भारतीय भाषाएं। और इसके लिए अनेक विश्वविद्यालयों को पाठ्य पुस्तकें निर्माण करने का दायित्व दिया गया।
तो उस हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में निदेशालयों का, समितियों का गठन हुआ। राज्य सरकारों के अधीन पाठ्य पुस्तक निर्माण निगमों का गठन किया गया, जहां प्रत्येक राज्य सरकार जो है अपने क्षेत्र की भाषा के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करे। विद्यालय स्तर पर तो पाठ्य पुस्तक निर्माण करने का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, NCERT द्वारा किया गया। परंतु उच्च स्तर पर और विशेषतर हायर एजुकेशन के लिए जो पुस्तकें थी वे आज भी अंग्रेजी में अधिक हैं। परंतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में हो और उच्चतर शिक्षा हिंदी भाषा में हो, अपनी शिक्षण जो है वो हिंदी माध्यम से हो। तो इसके लिए सरकारी स्तर पर, सरकार के स्तर पर एक राज्य स्तर पर स्थानीय निगमों की, अकादमियों की, विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब इन राज्य स्तरों पर विभिन्न विद्वान, भाषा के विद्वान, विषय विशेष के विद्वान आगे आएंगे, वे प्रयास करेंगे, तो विज्ञान क्षेत्र में हिंदी में पाठ्य पुस्तकें उच्चतम स्तर पर प्राप्त की जा सकती है, बनाई जा सकती हैं। और प्रकाशक भी इस क्षेत्र में आगे आए और हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करने में वे आगे बढ़े, तो कोई इसमें बड़ा कारण नहीं है कि हिंदी में विज्ञान शिक्षा प्रारंभ की जा सकती है। और भारत में विज्ञान शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। अब 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय स्तर पर जिनमें हिंदी माध्यम से तकनीकी और विज्ञान शिक्षा प्रदान की जाती है। एक है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, जहां चिकित्सा, विधि, अभियांत्रिकी, कृषि, प्रबंधन, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की शिक्षा हिंदी माध्यम से ही प्रदान की जाती है। और इसी के साथ ही एक दूसरा विश्वविद्यालय है भोपाल में ही, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। यहाँ भी ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों की शिक्षा हिंदी माध्यम से ही प्रदान की जाती है। तो भारत सरकार का भी अब इस विषय में विशेष ध्यान है, विशेष रूप से वे प्रोत्साहन भी दे रही है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से ज्ञान विज्ञान की, तकनीकी की, प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान की जाए। हिंदी माध्यम से शिक्षा नहीं हो सकती, पढ़ाया नहीं जा सकता, अध्यापन नहीं किया जा सकता, ये एक जो मिथ है, इसके लिए अनेक कुतर्क दिए जाते हैं। जब हम कोई कार्य नहीं करना चाहते, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उसको न करने के लिए हम अनेक तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसी तरह से भारत में भी जब हिंदी माध्यम को लाने, शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाने के लिए और भारतीय भाषाओं को बनाने के लिए जब कहा जाता है, तो अनेक लोगों द्वारा, जो अंग्रेज़ी प्रेमी हैं, उनके द्वारा तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले तर्क दिया जाता है कि स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का अभाव है भारत में, प्राध्यापकों का अभाव है कि जो प्राध्यापक हैं उच्च स्तर पर वो स्वयं अंग्रेज़ी शिक्षा में अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़कर आए हैं, तो हिंदी माध्यम से वे पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए जो प्राध्यापकों की है कमी है। एक और जो तर्क दिया जाता है वे ये दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के दौर में जब भारत पूरे विश्व में जब व्यापार इतना चल रहा है और ग्लोबल विलेज की बात की जाती है, तो वहाँ अंग्रेज़ी के माध्यम से ही रोज़गार संभव है, हिंदी में रोज़गार के अवसर कम हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट में अंग्रेज़ी भाषा का वर्चस्व है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। या कहा जाता है कि जो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावलियाँ बनाई गई हैं, वे शब्दावलियाँ बड़ी क्लिष्ट है, दुरूह हैं, उनका प्रयोग करना संभव नहीं है। तो वास्तव और एक और जो तर्क दिया जाता है
कि जो शब्दावलियाँ बनाई गई हैं उनके मानकीकरण नहीं हुआ है, उनमें मानकीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के अनेक पर्याय दे दिए गए। तो अब जब हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होने लगता है, जब हिंदी माध्यम से पढ़ाने लगते हैं या लेखक जब पुस्तक तैयार करता है, तो वह किसी भी एक पर्याय को अपना लेता है, तो जिससे पाठकों में एक भ्रांति की स्थिति बनती है अनेक रूपता के कारण। तो ये अनेक तर्क दिए जाते हैं, तो इन तर्कों का निराकरण आसानी से किया जा सकता है यदि हमारे भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी शिक्षा का माध्यम हिंदी को ला सकें। पारिभाषिक शब्दावली क्लिष्ट है, अगर ये बात की जाती है तो ये क्लिष्टता कहाँ है? प्रयोग ना करने के कारण है। जब वही शब्द प्रयोग में प्रचलन में आ जाता है तो वह शब्द परिचित हो जाते हैं। अब मैं एक बात कहूँ, जैसे अंग्रेज़ी में एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं और हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। अब विश्वकोश बोलना आसान है या एनसाइक्लोपीडिया? तो क्लिष्टता की बात नहीं है, प्रचलन की बात है। केंद्रीय सचिवालय शब्द बनाया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए, वो शब्द बना रहा पर प्रयोग में नहीं आया। दिल्ली में जैसे ही मेट्रो आई और एक स्टेशन का नाम केंद्रीय सचिवालय रख दिया गया, तो अब सबकी जुबान में है, सब उसको केंद्रीय सचिवालय बोलते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों की क्लिष्टता की बात करना, ये तर्क देना उचित नहीं है। वास्तव में उनको अपनाना ज़रूरी है, उनकी समाज में स्वीकृति होना आवश्यक है। और इसी तरह से पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण किया जाता है, वे पाठ्य पुस्तकें स्तरीय हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो करते चले जाना चाहिए। तो विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, इसके लिए हमें कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपनी सोच को परिवर्तित करें। जो समाज में गुलाम मानसिकता की सोच है कि अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेज़ी की गुलामी अभी भी शेष है, तो वे जो एक वर्ग है जो अंग्रेज़ी मानसिकता वाला है, उस मानसिकता के कारण वे हिंदी को अपनाना नहीं चाहते। तो इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अपनी भाषा के प्रति हीन भावना का त्याग करने की आवश्यकता है कि हम अपनी भाषा को बोलने के लिए, अपनी भाषा को अपनाने के लिए उसका अधिक से अधिक प्रयोग करने में स्वाभिमान करें, गर्व का अनुभव करें, ना कि हीन भावना से युक्त हो जाए। अभी हम देखते हैं कि राजनीति में भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वे हिंदी में ही अपने भाषण देते हैं। तो सभी देशों के राजदूत अपने अपने देश की भाषा में ही अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, परंतु जो भारत का राजदूत है, अगर वे विदेश में जाकर के अंग्रेज़ी में अपने बात रखता है तो ये स्वाभिमान की बात नहीं है। वह अपनी भाषा के प्रति गर्व अनुभव करे। ये इस पर एक चर्चा हो भी चुकी है कि एक बार सभी देशों के राजदूतों का सम्मेलन हुआ, तो सभी राजदूतों ने अपने अपने देश की भाषा में ही अपनी बात रखी, पर जब भारत की बात आई तो यहाँ के राजदूत ने अंग्रेज़ी में रखी। तो किसी राजदूत ने पूछा कि आपके अपने देश की कोई भाषा नहीं है? तो फिर कहा कि नहीं, अच्छा, भारत तो अंग्रेज़ियों के गुलाम रहा है, ब्रिटिश शासन रहा है, तो इसलिए वहाँ पर अंग्रेज़ी का ही वर्चस्व है। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में चाहे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ है, चाहे शब्दावलियों का निर्माण हुआ है, उन सब में अनुवाद को अधिक महत्व दिया गया है। तो मौलिक लेखन नहीं है। तो जब तक मौलिक लेखन नहीं रहेगा तब तक उसकी स्वीकृति नहीं रहेगी। तो अनुवाद की अपेक्षा मौलिक लेखन पर बल दिया जाना चाहिए। हिंदी में ही चिंतन हो और हिंदी में ही लेखन हो, तभी वे सर्व स्वीकृत हो सकता है, तभी उसमें एक सहजता आ सकती है।
और वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, लेखकों सभी को हिंदी विज्ञान लेखन को एक मिशन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेना होगा। राष्ट्रीयता की भावना से युक्त होकर जब तक हम अपना सारा काम दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ हिंदी में नहीं करेंगे, तब तक समाज, राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। इसके साथ साथ लोगों में सोच का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने की भी आवश्यकता है। हम केवल अंधश्रद्धा में, अंधविश्वासों में ही ना डूबे रहें, अपितु प्रत्येक विषय में हम तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक तरीके से अपनी सोच को विकसित करें। और देखिए, दिन प्रतिदिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शब्द बन रहे हैं, विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनेक शब्द बन रहे हैं। तो उन शब्दों के हिंदी में निरंतर समानकों का निर्माण करने की आवश्यकता है। कोश कार्य ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसके बाद खत्म। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा में जीवंतता होती है। जिस भाषा में निर्माण कार्य बंद हो जाता है, आगे बढ़ने का कार्य बंद हो जाता है, वे भाषा मृत हो जाती है। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, प्राचीन कितनी भाषाओं को हम देखते हैं, हमारे सामने उदाहरण है। तो इस तरह से समाज में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, तो जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उनके निरंतर समानक का निर्माण कार्य भी हिंदी में चलता रहे। और जो अब तक शब्दावलियाँ बन गई हैं, चाहे वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बनाई गई है या वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाई गई हैं या विधि की शब्दावलियाँ बनाई गई हैं, उनके प्रयोग में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनका सर्वेक्षण करना आवश्यक है कि वे समाज के द्वारा शब्दावलियाँ स्वीकृत क्यों नहीं हो रही हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका सर्वेक्षण किया जाए और फिर उसमें अगर परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता है तो वे परिवर्तन किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। और शब्दावलियों एवं कोशों में निरंतर अगर संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन होता रहेगा तो समाज में उनकी स्वीकृति भी बढ़ेगी। और विभिन्न भारतीय भाषा, भारत तो बहुभाषा भाषी देश है, अनेक भाषाएं हैं, तो वे भाषाओं के शब्दों को अधिक से अधिक उनमें जोड़ा जाए ताकि समाज में उनकी स्वीकृति बढ़े। और सरकार के द्वारा हिंदी में विज्ञान लेखन हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारी संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा हिंदी में लेखन के लिए अनुदान दिया जाए। जो हिंदी में मौलिक लेखन कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, उनको सम्मान दिया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और जो हिंदी में लेखन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। और इस तरह से जब नवीन जो खोज हो रही है, नवीन आविष्कार हो रहे हैं, उन पर निरंतर हिंदी में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, सम्मेलन किया जाए, चर्चा परिचर्चाएं किए जाए। और भारतीय भाषाओं में जो मौलिक ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का सृजन हुआ है, उनको अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में अनेक विज्ञान के क्षेत्र में शोध पत्रिकाएं हैं। अब उन शोध पत्रिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशन किया जाए। उससे क्या लाभ होगा कि जो हिंदी में, जो भारत में शोध हो रहा है, वह शोध कार्य दूसरे देशों में भी पहुँचे। तो उन आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारणों को ज्ञात करना जो हिंदी में विज्ञान विषयक लेखन की प्रक्रिया में गति में बाधक है, जिससे उनका निराकरण किया जाए।
पाठ्य पुस्तकों का लेखन हिंदी में हो, उसका शिक्षण हिंदी में हो, शोध कार्य का लेखन जब हिंदी भाषा में होने लगेगा तो उसकी प्रयोजनीयता विश्वव्यापी सिद्ध होगी। और जो हमारे शोध भारत में हो रहे हैं वे केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित ना रह जाएं, वे विश्व स्तर तक उनकी पहचान बने। तो इसलिए विश्व स्तर तक ना केवल हमारा ज्ञान विज्ञान पहुंचेगा, इसके साथ साथ हमारी भाषा की भी प्रतिष्ठापना होगी, हमारे देश की संस्कृति भी विदेशों तक पहुंचेगी। तो इसलिए विज्ञान क्षेत्र में हिंदी का अधिक से अधिक जब प्रयोग किया जाएगा तो ये केवल ना हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी प्रगतिगामी होगा, विशेष विश्वव्यापी सिद्ध होगा। इसी चर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं और इस हिंदी दिवस पर, हिंदी सप्ताह, हिंदी मंथ के लिए आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।